किसान, बदलते भारत की शान। देखो ना, शरीर के जाने का दुख तो है, किसी के जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती है ना। अल्लभ भाई, आप ऐसे भगोड़े कब से बन गए? आपने तो हमेशा मुश्किलों का सामना किया है। तुम्हारा सिवाय कोई नहीं लड़ेगा केस। ऐसा क्या है भाई इस केस में? साहब फंसाया गया है मुझे। चोरी की है इन्होंने, पेशेवर गुनहगार है ये। मिलोट, क्या मैं जान सकता हूँ कि किस बिना पर सरकारी वकील मेरे मुवक्किल पर इतने संगीन आरोप लगा रहे? 4 साल की मणि हृदयों 3 वर्ष नो कैसे पलेंगे अपने छोटे बच्चे बिना माँ के? हाँ, शादी करने का भी विचार नहीं है मेरा। पास नहीं था उसके आखिरी समय में, बा जीवन भर याद रहेगा मुझे। सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश आज मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ से लेकर ऐतिहासिक लाल किले तक सुरक्षा बलों ने किया कदम ताल। सेना ने शौर्य और शक्ति का किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संदेश में किसानों को बताया समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़। किसानों के सशक्तिकरण से ही देश की प्रगति संभव। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में इस बार देश के गुमनाम नायकों को मिली राष्ट्रीय पहचान। कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय योगदान देने वाले कई व्यक्तियों को पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पूसा, नई दिल्ली में आयोजित समृद्ध दीदी से समृद्ध राष्ट्र कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों की बहनों से किया संवाद। कहा, आज दीदियां सबला हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका है। और अब समाचार विस्तार से। भारत आज 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ से लेकर ऐतिहासिक लाल किले तक हर सेना और सुरक्षा बलों ने कदम ताल किया। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव में सेना ने शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। परेड में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई इंटीग्रेटेड कमांड ने प्रदर्शन किया। वहीं भैरव बटालियन के जवान पहली बार कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते हुए नजर आए। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 और राफेल समेत 29 एयरक्राफ्ट्स ने भी गर्जना की। वहीं MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने परेड देखने पहुंचे लोगों पर पुष्प वर्षा की। परेड के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन रहीं। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष थी। परेड में 30 झांकियां भी शामिल हुईं जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देश के किसानों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि अन्नदाता किसान हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसान भाई बहनों के योगदान को सम्मान दिया जा रहा है और उनके प्रयासों को निरंतर संबल प्रदान किया जा रहा है। किसान हमारे समाज के तथा अर्थव्यवस्था के मेरुदंड है। किसानों के परिश्रमी पीढ़ियों ने हमारे देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाया है। किसानों के परिश्रम के बल पर ही हम कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात कर पा रहे हैं। उन्हें किसानों में सफलता के अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।
किसान भाई बहनों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिले, रियायती ब्याज पर ऋण मिले, प्रभावी बीमा सुरक्षा मिले, खेती के लिए अच्छे बीज मिले, सिंचाई की सुविधाएं मिले, अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक उपलब्ध हो, उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ा जाए तथा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इन सभी विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा किसान भाई बहनों के योगदान को आदर दिया जा रहा है तथा उनके प्रयासों को संबल प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूसा नई दिल्ली में आयोजित समृद्ध दीदी से समृद्ध राष्ट्र कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मंच पर मौजूद लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों की बहनों का स्वागत किया और उनसे संवाद किया। उन्होंने कहा कि आज दीदियां सबला हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए बताया कि लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 2.90 करोड़ महिलाएं लखपति बन चुकी हैं और 3 करोड़ का लक्ष्य जल्द पूरा होगा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं उनकी दीदियां और प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लाभार्थी दीदियां हैं वो गणतंत्र दिवस पर स्पेशल गेस्ट के रूप में दिल्ली पधारी हैं। कल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन ने एक नई क्रांति महिला सशक्तिकरण की भारत में खड़ी की है। बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण आज बहुत बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया था। हम उस लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए देश भर से चुनकर आई लखपति दीदियां भी दिल्ली पहुंची। लखपति दीदियों ने समृद्ध दीदी समृद्ध राष्ट्र कार्यक्रम में भाग लिया। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा की लखपति दीदियों से ये खास बातचीत। तो मेरे गांव में 70 समूह मैंने बना रखे हैं, लेकिन कुछ दीदियां छूट रही हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास करूंगी और रोजगार से भी जोड़ूंगी, उनको भी लखपति बनाऊंगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया, जो चमत्कार हुआ है वो NRLM की तरफ से हुआ और मैं मेरे गाँव की पहली महिला हूँ जो घूंघट में रहती थी, आज इतने बड़े प्लेटफार्म पे आई हूँ। इसलिए मैं अपने मोदी जी को, अपने माननीय इनको मंत्री जी को और आजीविका मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया है, जो महिलाएं आज आगे बाहर आ रही हैं और बोल भी रही हैं। मैं माननीय आजीविका मिशन जो चला, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी साहब ने जो चलाया, उससे हमारे पहले जो हमारे गांव में महिलाओं को अत्याचार होता था, लिंग भेदभाव होता था और कभी भी कोई भी गरीब घर में अकेला होता था, मगर आजीविका मिशन चलाने से अब हर दीदी आजीविका मिशन से जुड़े और अपने घर का खुद भरण पोषण करके अपना परिवार को सुखी बना के लखपति दीदी बन चुके। बहुत हम थी सौभाग्य से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और वहाँ गणतंत्र दिवस मनाएंगे और यहाँ से जाकर वहाँ हम महिला लोग को सत्री को हम आगे बढ़ाएंगे, खुद को बढ़ाएंगे और समाज को भी बढ़ाएंगे। समूह का नाम श्री गणेश आजीविका स्वयं सहायता है, जिसमें मैं बैंक सखी का काम करती हूँ। मैंने 61 लाख का CCL करवाया हैगा, सभी दीदियों को रोजगार से दिलवाया है। मैं भारत सरकार को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। महिलाएं जो हैं उनमें उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गणतंत्र दिवस में कल शामिल भी होंगी और लखपति दीदियां हैं जिसका लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा था, उसी लक्ष्य की तरफ लगातार देश कैसे अग्रसर हो रहा है, इसी की एक बानगी आपने यहाँ से देखी। कैमरामैन अनिकेत के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज दिल्ली। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में इस बार देश के गुमनाम नायकों को राष्ट्रीय पहचान मिली है। कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय योगदान देने वाले कई व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तेलंगाना के पशुपालक रामा रेड्डी मामिडी, असम के जोगेश देवरी, उत्तर प्रदेश के किसान रघुपत सिंह और महाराष्ट्र के कृषि नवोन्मेषक श्रीरंग देवबा लाट को उनके अभिनव प्रयासों के लिए पद्मश्री देने की घोषणा की गई है।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में इस बार देश के उन व्यक्तियों को विशेष पहचान मिली है जिन्होंने जमीनी स्तर पर कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। सरकार ने ऐसे कई गुमनाम नायकों को पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला लिया है जिनका जीवन, सेवा और नवाचार को समर्पित रहा। इन्हीं में शामिल हैं तेलंगाना के मशहूर पशुपालक रामा रेड्डी मामिडी, जिन्हें पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने महिला डेयरी सहकारी समितियों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। पद्मश्री 2026 की सूची में कृषि क्षेत्र से असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के नाम भी शामिल हैं। असम के जोगेश देउरी को कृषि क्षेत्र में मूंगा रेशम के संरक्षण और संवर्धन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। जोगेश देउरी ने पारंपरिक रेशम उत्पादन को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए इंटीग्रेटेड बोडोलैंड सिल्क पार्क्स की स्थापना की। उनके प्रयासों से 1600 से अधिक गांवों में हजारों किसानों की आमदनी बढ़ी। मूंगा रेशम को वैश्विक पहचान दिलाने और लुप्त होती रेशम प्रजातियों के संरक्षण में उनका योगदान अहम माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के किसान रघुपत सिंह को कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। रघुपत सिंह ने 55 से अधिक विलुप्त हो चुकी सब्जियों को पुनर्जीवित किया और उनके बीज संरक्षित किए। अपनी अनोखी जैविक खेती के लिए मशहूर रघुपत सिंह ने 100 से अधिक नई किस्मों की फसलें विकसित की। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें कृषि पंडित की उपाधि से सम्मानित कर चुकी है। महाराष्ट्र के लातूर जिले के किसान श्रीरंग देवबाल लाट को पद्मश्री 2026 के लिए चुना गया है। वे दादा लाट कपास तकनीक के जनक माने जाते हैं। श्रीरंग देवबाल लाट की तकनीक से कपास की पैदावार में 300% तक वृद्धि हुई है, जिससे हजारों किसानों की आय में 40% से अधिक का इजाफा हुआ है। एक कपास का पौधा होता है, उसके 2 प्रकार की ढाली होती है। नीचे 3 आती है, वो उसको यानी मोनोपोडिया कहते हैं, यानी कड़ फांदी, और ऊपर की रहती है सिमपोडिया यानी फल फांदी। तो दोनों को गुण धर्म अलग अलग है। ये दोनों ढाली एक ही पौधे की, लेकिन दोनों ढाली का लक्षण मात्रा अलग अलग है। मेरे मन में विषय ऐसा आ गया कि एक पौधे की 2 प्रकार की ढाली है, दोनों के अलग अलग लक्षण क्यों? नीचे वाली जो ढाली होती है, पहले 3 ढाली निकलती है, उसकी जाड़ी मूल पौधे के बराबर होती है, उसकी ऊंचाई मूल पौधे के बराबर चलती है वो, और उसके ऊपर जितना चाहिए उतने डेंडू नहीं लगते, जिसको बोन बोलते हैं मराठी में, डेंडू नहीं लगते हैं। और जो डेंडू लगते हैं उसका वेट उतना नहीं रहता जितना फल फांदी पर रहता है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों श्रेणियों में दिए जाते हैं। वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ किसान समाचार। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में महाराष्ट्र में तूर यानी अरहर की 3.37 लाख मीट्रिक टन खरीद, जिसकी एमएसपी राशि लगभग 2,696 करोड़ रुपए है, इस मूल्य को समर्थन योजना पीएसएस के तहत स्वीकृति दी है। बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि तूर की खरीद के इस निर्णय से केंद्र सरकार को बड़ा वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा, परंतु इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के हित में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि नेफेड और एनसीसीएफ राज्य सरकार के समन्वय से खरीद प्रक्रिया संचालित करें ताकि खरीद का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंच सके। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यकता होने पर खरीद केंद्रों की संख्या में इजाफा किया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और खरीद व्यवस्था पारदर्शी और प्रभावी रहे।
उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में ताज़ा बर्फबारी के बाद जहां एक तरफ रौनक बढ़ गई है, दूसरी तरफ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू में भारी हिमपात की वजह से नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। इधर शिमला में प्रशासन द्वारा सड़कों को साफ करने और मार्ग बहाली का कार्य भी जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ के बीच बंद पड़े नेशनल हाईवे 144A को BRO की प्रोजेक्ट संपर्क टीम ने कड़ी मेहनत के बाद फिर से खोल दिया है। सड़क साफ होने के बाद इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड के नैनीताल में साल की पहली बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं और वहां उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी फसलों की बुआई में खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस साल रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में 6.87 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है, जिसका कारण है किसानों का बढ़ता रुझान और अनुकूल मौसम की परिस्थितियां। सबसे ज्यादा दलहनी फसलों में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दलहन का कुल कवरेज क्षेत्रफल 3.65 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, जिसमें चना सबसे आगे है। अकेले चने की बुआई में 4.66 लाख हेक्टेयर की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मसूर की खेती 17.6 लाख हेक्टेयर, उड़द की 36.6 लाख हेक्टेयर और मूंग 52,000 हेक्टेयर में बोया जा चुका है। वहीं तिलहनी फसलों को देखें तो चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, सूरजमुखी और कुसुम की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों की रबी बुआई अब तक 87.8 लाख हेक्टेयर, कुसुम की 83,000 हेक्टेयर और सूरजमुखी की खेती 45,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। इसके अलावा मूंगफली की बुआई 2.77 लाख हेक्टेयर, तिल की 9,000 हेक्टेयर और अलसी की खेती 1.99 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। गेहूं, धान और मोटे अनाज की बात करें तो चालू रबी सीजन में साल 2025-26 के लिए रबी गेहूं की बुआई 322.68 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल से करीब 19,000 हेक्टेयर ज्यादा है। धान की रबी बुआई 14.9 लाख हेक्टेयर के पार जा चुकी है। वहीं कुल मोटा अनाज 49 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में बोया गया है, जो बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर ज्यादा है। कुल मिलाकर रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल बढ़कर 614.30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा न सिर्फ इस सीजन के बेहतर प्रदर्शन की ओर इशारा करता है, बल्कि आने वाले समय में पैदावार को भी बढ़ाएगा। भारत आज दुनिया के कॉफी व्यापार में एक अहम देश बन चुका है। कॉफी का निर्यात करने वाले देशों में भारत 5वें नंबर पर है और दुनिया के कुल कॉफी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी करीब 5% है। पिछले 4 सालों से भारत का कॉफी निर्यात करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर रिकॉर्ड 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के 1.29 अरब डॉलर के मुकाबले करीब 40% ज्यादा है। दुनिया में चल रही राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी भारत का प्रदर्शन कॉफी के वैश्विक बाजार में अच्छा रहा है। साल 2025 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान कॉफी निर्यात 1.07 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 15.5% ज्यादा है। वैल्यू एडेड कॉफी उत्पादों का है। भारत में कॉफी की खेती 13 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में होती है। हर क्षेत्र की कॉफी की अपनी अलग पहचान है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पसंद किया जाता है। इन इलाकों को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला, पारंपरिक कॉफी क्षेत्र, जिनमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। दूसरा, गैर पारंपरिक क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा हैं। और तीसरा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी इलाकों में कॉफी की खेती लोगों की रोजी रोटी का अहम जरिया है। ये खेती ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है और
पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। भारत के प्रमुख कॉफी क्षेत्रों में अन्नामलाई, अरकू वैली, बाबा बुंदागिरी, चिक्कामगलुरु, कुर्ग, नीलगिरी, शेवराय, त्रावणकोर और वायनाड जैसे इलाके शामिल हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उत्तर पूर्वी इलाकों में करीब 4.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी की खेती होती है। कॉफी एक ऐसी बागान फसल है जो पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और आर्थिक रूप से भी बहुत अहम है। कॉफी सेक्टर से 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें खेती, प्रोसेसिंग और व्यापार से जुड़े लोग शामिल हैं। इस क्षेत्र में छोटे किसानों की बड़ी भूमिका है। देश में कॉफी की लगभग 99% जोतें छोटे किसानों के पास हैं और वे कुल उत्पादन का करीब 70% हिस्सा पैदा करते हैं। इस वजह से कॉफी सेक्टर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ माना जाता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में देर से बोई गई गेहूं की फसल जो 18 से 21 दिन की अवस्था में है, उसमें पहली सिंचाई करें। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए अनुशंसित शाकनाशी का प्रयोग करें और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार दिखने पर निर्धारित समय पर दवा का छिड़काव करें। इस इलाके में सरसों की फसल में छटाई करें, इसके बाद सिंचाई करें और प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन का प्रयोग करें ताकि पौधों की बढ़वार बेहतर हो सके। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाके में आलू, गाजर, टमाटर, मटर, चना, मसूर, धनिया और लहसुन जैसी रबी फसलों में झुलसा रोग की नियमित निगरानी करें। रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। यहां अरहर, चना और मसूर की फसल में फली छेदक कीट की संभावना रहती है, इसलिए कीट दिखने पर समय रहते नियंत्रण उपाय अपनाएं। यहीं गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करें और शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा दें। दक्षिणी बिहार में मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए गेहूं, सरसों, चना और अन्य रबी फसलों में जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें ताकि खेतों में नमी बनी रहे। इसके साथ ही सब्जियों में नियमित अंतराल पर निराई गुड़ाई करें और जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं देर से तैयार होने वाली फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसलों में कीटों की निगरानी करें। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में जहां नमी की कमी है, वहां सब्जियों में फूल आने की अवस्था पर डीएपी और पोटाश का छिड़काव करें। यहीं चना की फसल में 35 से 40 दिन की अवस्था पर या पौधे की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर होने पर शीर्ष कटाई करें, जिससे शाखाएं ज्यादा निकलें। देर से बोई गई सरसों की फसल में छटाई और निराई करें। इसके अलावा यहां पत्ता गोभी और फूल गोभी की फसल में निराई गुड़ाई करें। अनुशंसित मात्रा में उर्वरक दें और उर्वरक देने के बाद सिंचाई जरूर करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है।
राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने समस्त देशवासियों को इस दिन की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ में ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों और देशवासियों को इस खास दिन की शुभकामनाएं दी। हरियाणा के गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शीतकाल का सर्वोच्च सम्मान दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिले के 47 गांवों के लिए देश का 77वां गणतंत्र दिवस बहुत ज्यादा खास हो गया, जब वहां आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक समारोह में भाग लिया। तो किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।